राम एक छोटा सा लड़का था जिसे देश से बेइंतहा प्यार था, पर उसकी गरीबी उसके सपनों के आगे एक दीवार थी। लेकिन राम ने इस दीवार को एक पुल में बदल दिया। कैसे? अपनी हाथ की कला और दिमाग की सोच से। कहानी का आरंभ सपने से बिजनेस तक। नमस्ते दोस्तों, आज हम एक ऐसी कहानी सुनने जा रहे हैं जो एक सपने से शुरू हुई और भारत के बिजनेस जगत में एक मिसाल बन गई। इस कहानी का हीरो है राम, एक छोटा सा लड़का जो बड़े सपने देखता था। राम हमारे आपके जैसा ही एक लड़का था। उसकी गरीबी उसके सपनों के आगे एक दीवार थी, पर उसने इस दीवार को एक पुल में बदल दिया। कैसे? अपनी हाथ की कला और दिमाग की सोच से। राम का सपना था कि पढ़ाई सिर्फ किताबों में न हो बल्कि खेल खेल में हो। उसने सोचा, क्यों न मैं ऐसे खिलौने बनाऊं जो बच्चों को भारत के बारे में सिखाएं। 500 रुपए से शुरुआत और पहले प्रोडक्ट भारत का नक्शा का जन्म। उसने अपनी माँ से 500 रुपए उधार लिए। ये सिर्फ पैसे नहीं थे, ये उसकी माँ का विश्वास था। उसने एक छोटी सी दुकान खोली और हाथों से लकड़ी के टुकड़ों को आकार देना शुरू किया। उसका पहला प्रोडक्ट था भारत का नक्शा पजल। हर राज्य के टुकड़े पर उसकी राजधानी और एक विशेष चीज की तस्वीर थी, जैसे गोवा पर मंडोवी ब्रिज की तस्वीर और कश्मीर पर शिकारा की तस्वीर। लोगों ने जब ये देखा तो वे हैरान रह गए। ये एक खिलौना नहीं, ज्ञान का खजाना था। राम यहाँ नहीं रुका। उसने देखा कि बच्चे इतिहास और कला में भी रुचि रखते हैं। उसने मुगल दरबार के बिल्डिंग ब्लॉक्स बनाए और भरतनाट्यम मुद्रा वाले फ्लैश कार्ड्स। हर नया प्रोडक्ट एक नई सीख देता था। राम ने अपने प्रोडक्ट्स को डैश मेड इन इंडिया, डैश और डैश अ प्रोडक्ट बाय अ ड्रीमर, डैश के टैगलाइन के साथ बेचा। इससे लोगों का उसके ब्रांड पर विश्वास बढ़ा। व्यापार का गणित नंबर्स बोलते हैं। अब आती है कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा। राम ने समझ लिया था कि सिर्फ अच्छा प्रोडक्ट बनाना ही काफी नहीं है। बिजनेस को सही मायने में चलाने के लिए नंबर्स की भाषा समझना बहुत जरूरी है। सेल्स ग्रोथ, CAGR और उसकी महत्ता। बहुत से लोगों के मन में यह सवाल हो सकता है कि CAGR का मतलब क्या होता है। चलिए जानते हैं। CAGR का मतलब कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट है। हिंदी में इसे चक्रवृद्धि, वार्षिक वृद्धि दर कहते हैं। ये एक ऐसा वित्तीय पैमाना, फाइनेंशियल मेट्रिक है जो बताता है कि एक निवेश, इन्वेस्टमेंट या बिजनेस ने एक निश्चित समय में हर साल औसतन कितनी दर से तरक्की की है। ये ग्रोथ रेट एक ही दर पर लगातार होती है, जैसा कि चक्रवृद्धि ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट में होता है। CAGR क्यों महत्वपूर्ण है? CAGR का उपयोग तब किया जाता है जब आप किसी बिजनेस या निवेश की ग्रोथ को एक ही स्थिर दर के रूप में दिखाना चाहते हैं। ये एक बहुत उपयोगी टूल है क्योंकि 1. ये बिजनेस के उतार चढ़ाव वाली ग्रोथ को सरल और समझने में आसान बनाता है। 2. ये अलग अलग कंपनियों या निवेशों की ग्रोथ की तुलना करने में मदद करता है। 3. ये निवेशकों को ये समझने में मदद करता है कि उनका निवेश भविष्य में किस दर से बढ़ सकता है। CAGR कब बताया जाता है? CAGR को आमतौर पर इन स्थितियों में बताया जाता है। 1. निवेशक प्रस्तुतिकरण, इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन। जब कोई कंपनी निवेशकों को अपनी पिछले कुछ सालों की ग्रोथ दिखाती है तो वे CAGR का उपयोग करते हैं। यह दर्शाता है कि बिजनेस कितनी स्थिरता से बढ़ रहा है। 2. वार्षिक रिपोर्ट, एनुअल रिपोर्ट्स। कंपनियां अपनी वार्षिक रिपोर्ट में अपनी कमाई, सेल्स या अन्य वित्तीय आंकड़ों की ग्रोथ को दर्शाने के लिए CAGR का इस्तेमाल करती हैं। 3. पोर्टफोलियो विश्लेषण, पोर्टफोलियो एनालिसिस। जब कोई निवेशक अपने निवेश की जांच करता है तो वो ये देखने के लिए CAGR की गणना करता है कि अलग अलग सालों में उसके निवेश पर औसतन कितना रिटर्न मिला है। संक्षेप में, CAGR का उपयोग तब किया जाता है जब आप किसी चीज की ग्रोथ को एक नियमित और चक्रवृद्धि दर के रूप में दिखाना चाहते हैं, ताकि उसकी तुलना करना और उसे समझना आसान हो जाए। चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। राम ने हर साल की बिक्री का हिसाब लगाया। FY 20-21 13 करोड़ रुपए, FY 21-22 29 करोड़ रुपए, FY 22-23 40 करोड़ रुपए, FY 23-24 56 करोड़ रुपए, FY 24-25 प्रोजेक्टेड 87 रुपए -90 करोड़। ये नंबर्स देखकर राम बहुत खुश हुआ, पर उसे पता नहीं था कि ये ग्रोथ कितनी तेजी से हो रही है। तब उसने CAGR, कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट के बारे में सीखा। फॉर्मूला। उदाहरण, FY 20-21 से FY 23-24 तक 3 सालों में ग्रोथ। इसका मतलब है कि राम का बिजनेस हर साल 62% की दर से बढ़ रहा था। ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ग्रोथ रेट है। इससे इन्वेस्टर्स और बैंक जैसी फाइनेंशियल संस्थाओं को विश्वास होता है कि राम का बिजनेस लंबे समय तक सफल रहेगा। प्रॉफिट और लॉस, आमदनी और खर्च का हिसाब। बिक्री तो बहुत थी, पर क्या राम पैसा भी कमा रहा था? इसके लिए उसने अपने खर्चों, एक्सपेंसेस का हिसाब लगाया। फॉर्मूला। शुरू के 4 सालों में राम का लॉस, नुकसान हो रहा था क्योंकि उसके खर्चे उसकी बिक्री से ज्यादा थे। इन खर्चों में मशीन खरीदना, रॉ मटेरियल, मजदूरी और मार्केटिंग शामिल था। FY 20-21 से FY 23-24 तक 15 लाख रुपए से 30 लाख रुपए तक का लॉस। लेकिन राम ने हिम्मत नहीं हारी। उसने देखा कि जब उसके प्रोडक्ट्स बड़े पैमाने पर बनने लगे तो एक प्रोडक्ट को बनाने की लागत कम हो गई। इससे उसके खर्चे कम हुए और आमदनी बढ़ गई।
और फाइनली FY 24-25 में पहली बार उसे 1.2 करोड़ रुपए का बड़ा प्रॉफिट हुआ। ये उसकी 5 साल की मेहनत का नतीजा था। EBITD। आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि अब ये क्या चीज़ है EBITDA? चलिए जानते हैं। यह एक अनौपचारिक और अधूरा सवाल है जो EBITDA के गणितीय सूत्र को जानने के लिए पूछा गया है। EBITDA का मतलब और फॉर्मूला। EBITDA का पूरा नाम अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट, टैक्सेस, डिप्रिशिएशन एंड अमोर्टाइजेशन है। हिंदी में इसका मतलब है ब्याज, कर, डेप्रिशिएशन, घिसावट और अमोर्टाइजेशन, अमूर्तीकरण से पहले की कमाई। ये एक ऐसा वित्तीय पैमाना, फाइनेंशियल मेट्रिक है जो किसी कंपनी की असली कमाई को दर्शाता है। इसे बिजनेस की ऑपरेशनल परफॉर्मेंस, व्यापारिक प्रदर्शन मापने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि ये उन खर्चों को हटा देता है जो सीधे सीधे रोजमर्रा के बिजनेस ऑपरेशन से संबंधित नहीं होते हैं। EBITDA का फॉर्मूला है EBITDA इक्वल्स नेट प्रॉफिट जोड़ इंटरेस्ट जोड़ टैक्सेस जोड़ डिप्रिशिएशन जोड़ अमोर्टाइजेशन। चलिए इसे आसान भाषा में समझते हैं। नेट प्रॉफिट शुद्ध लाभ, यह वो लाभ है जो सभी खर्चों को घटाने के बाद बचता है। इंटरेस्ट ब्याज, ये वो ब्याज है जो कंपनी ने अपने कर्ज जैसे बैंक लोन पर चुकाया है। टैक्सेस कर, ये वो टैक्स है जो सरकार को दिया जाता है। डिप्रिसिएशन घिसावट, ये मशीनों, बिल्डिंग और अन्य संपत्तियों के मूल्य में आई कमी है जो समय के साथ होती है। अमोर्टाइजेशन अमूर्तीकरण, ये इंटैंजिबल एसेट्स, अमूर्त संपत्तियां जैसे पेटेंट, ट्रेडमार्क आदि के मूल्य में आई कमी है। इन सब को नेट प्रॉफिट में वापस इसलिए जोड़ा जाता है ताकि पता चल सके कि बिजनेस ने अपने मुख्य काम से कितना पैसा कमाया, बिना फाइनेंसिंग, ब्याज और सरकारी नीतियों, टैक्स के प्रभावों को शामिल किए। EBITDA को आमतौर पर कंपनी की वित्तीय रिपोर्ट, फाइनेंशियल रिपोर्ट में बताया जाता है, जैसे कि उनकी वार्षिक रिपोर्ट, एनुअल रिपोर्ट या त्रैमासिक रिपोर्ट, क्वार्टरली रिपोर्ट। ये खास तौर पर इन जगहों पर दिखाया जाता है। 1. आय विवरण, इनकम स्टेटमेंट। हालांकि ये सीधे तौर पर नेट प्रॉफिट की तरह नहीं लिखा होता, लेकिन इसके लिए आवश्यक जानकारी, ब्याज, कर आदि यहीं से ली जाती है। कई कंपनियां अपनी रिपोर्ट में EBITDA का स्पष्ट उल्लेख करती हैं। 2. प्रेस रिलीज और निवेशक प्रस्तुतिकरण, प्रेस रिलीजेज एंड इन्वेस्टर प्रेजेंटेशंस। कंपनियां अक्सर अपनी कमाई के नतीजों, अर्निंग्स रिजल्ट्स को घोषित करते समय EBITDA का जिक्र करती हैं। इसका उपयोग निवेशकों को ये दिखाने के लिए किया जाता है कि कंपनी का मुख्य बिजनेस कितना मजबूत है। 3. विश्लेषण रिपोर्ट, एनालिस्ट रिपोर्ट्स। वित्तीय विश्लेषक, फाइनेंशियल एनालिस्ट्स और विशेषज्ञ किसी कंपनी का मूल्यांकन करते समय अक्सर EBITDA का इस्तेमाल करते हैं। वे इसे अपनी रिपोर्ट में शामिल करते हैं ताकि निवेश के लिए बेहतर सुझाव दिए जा सके। संक्षेप में EBITDA की जानकारी तब दी जाती है जब किसी कंपनी का वित्तीय प्रदर्शन, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस बताया जाता है, ताकि बाजार के उतार चढ़ाव और कर्ज के प्रभावों को हटाकर बिजनेस की असली कमाई को दिखाया जा सके। अपनी सेहत को समझना। राम ने एक और सबक सीखा। EBITDA अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट, टैक्सेस, डिप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन। इंटरेस्ट, बैंक से लिए कर्ज पर ब्याज। टैक्सेस, सरकार को दिया जाने वाला टैक्स। डिप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन, मशीनों और अन्य संपत्तियों की घटती हुई वैल्यू। ये सब खर्चे तो होते हैं, पर इनका सीधा संबंध बिजनेस की असली कमाई से नहीं होता। EBITDA से पता चलता है कि राम का बिजनेस बिना इन खर्चों को गिने कितना पैसा बना रहा है। फॉर्मूला। राम का FY 24-25 का प्रोजेक्टेड EBITDA 2.4 करोड़ रुपए था। ये नंबर इन्वेस्टर्स और बैंकों के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। इससे पता चलता है कि राम का बिजनेस मूल रूप से कितना स्वस्थ है और उसमें आगे बढ़ने की कितनी क्षमता है। बिजनेस चैनल्स, सही जगह पर प्रोडक्ट बेचना। राम ने अपने प्रोडक्ट्स को अलग अलग तरीके से बेचा, जिसे हम बिजनेस चैनल्स कहते हैं। रिटेल स्टोर्स, शुरू में उसने अपनी छोटी दुकान से शुरुआत की, फिर उसने बड़े बड़े खिलौने की दुकानों से बात की। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स, उसने अमेजन इंडिया, फ्लिपकार्ट और अपनी खुद की वेबसाइट पर भी प्रोडक्ट्स बेचने शुरू किए। इससे उसकी पहुंच पूरे देश तक हो गई। एक्सपोर्ट, अमेरिका जैसे बड़े मार्केट्स में अपने प्रोडक्ट्स को बेचने के लिए उसने Amazon.com का लिंक और eBay का इस्तेमाल किया। 3. राम की रणनीति, सफलता के पीछे का दिमाग। राम सिर्फ गणित में ही नहीं बल्कि रणनीति में भी शानदार था। उसने समझ लिया था कि हर चीज की प्लानिंग जरूरी है। मार्केटिंग, सोशल मीडिया का जादू और कहानी सुनाना। राम ने देखा कि बड़े बड़े ऐड पर खर्च करना उसके बजट से बाहर है, तो उसने कहानी सुनाना शुरू किया। उसने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर वीडियो डाले जिसमें एक छोटे से गांव के लड़के की कहानी थी जो हाथ से खिलौने बनाता है। उसने लोगों को दिखाया कि कैसे एक पजल को बनाया जाता है और उससे कितनी नॉलेज मिलती है। उसने इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग का इस्तेमाल किया। उसने एजुकेशन बेस्ड चैनल्स को अपने प्रोडक्ट्स भेजे और उन्होंने उनकी क्वालिटी को प्रमोट किया। टीम मैनेजमेंट, मजदूरी नहीं साझेदारी। शुरुआत में राम अकेला ही काम करता था, लेकिन बिजनेस बढ़ने के साथ उसने लोगों को काम पर रखा। उसने उन्हें सिर्फ मजदूर नहीं माना बल्कि अपने सपने का हिस्सा। उसने हर कर्मचारी को उसके काम के हिसाब से ट्रेनिंग दी।
उसने उन्हें सफाई और क्वालिटी कंट्रोल के बारे में सिखाया। सबसे महत्वपूर्ण, उसने उन्हें प्रॉफिट शेयरिंग का ऑफर दिया। जब बिजनेस सफल होता तो राम अपने एम्प्लॉयज के साथ उस सफलता का जश्न मनाता। इससे उसकी टीम ने भी उसी लगन से काम किया जैसे राम खुद करता था। एक्सपोर्ट स्ट्रैटेजी, यूएसए मार्केट को जीतना। राम ने देखा कि इंडिया में उसके प्रोडक्ट्स बिक रहे हैं, पर असली ग्रोथ विदेशों में है। उसने ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स जैसे Amazon.com का लिंक और eBay का इस्तेमाल किया। उसने अमेरिका को अपना सबसे बड़ा मार्केट चुना क्योंकि वहाँ के पेरेंट्स एजुकेशनल टॉयज पर ज़्यादा खर्च करते हैं। उसने अपने प्रोडक्ट्स का दाम यूएसए में इंडिया से 2.5 गुना ज़्यादा रखा। इससे उसकी प्रॉफिट मार्जिन बहुत बढ़ गई। ये एक आसान कदम नहीं था। उसने एक्सपोर्ट इंपोर्ट के नियमों को समझा, पैकेजिंग को इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से बदला और अलग अलग देशों के कल्चर को समझा। 4. भविष्य की सोच। राम का अगला कदम। राम अब अपने बिजनेस को और भी बड़ा बनाने के लिए तैयार है। उसका अगला सपना है कि मेड इन इंडिया टॉयज दुनिया के हर कोने में पहुंचाए। उसने एक नई फैक्ट्री लगाने में ₹4.5 करोड़ का निवेश किया है, कैपिटल एक्सपेंडिचर। इससे उसकी उत्पादन क्षमता, प्रोडक्शन कैपेसिटी और बढ़ेगी। वो नए प्रोडक्ट्स पर काम कर रहा है, जैसे इंडियन माइथोलॉजी बेस्ड पजल्स और बोर्ड गेम्स। राम ने एक और महत्वपूर्ण गणित सीखा, वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल इक्वल्स इन्वेंट्री जोड़ रिसीवेबल्स माइनस पेएबल्स। उसके पास 5.5 करोड़ रुपए का वर्किंग कैपिटल है, जिसका मतलब है कि उसके पास हर वक्त बिजनेस चलाने के लिए जरूरी पैसा मौजूद है। अंत में राम की कहानी हमें एक सीख देती है, सपने देखो, उनको पूरा करने के लिए मेहनत करो और सबसे जरूरी, अपने काम के गणित को समझो। नंबर्स सिर्फ कैलकुलेशंस नहीं होते, वो आपके बिजनेस की कहानी बताते हैं।